गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 10, उसके अंदर हम लोग कोशिका विभाजन देखे हैं। दो प्रकार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन था हमारे असूत्रीय विभाजन और सेकंड था समसूत्रीय विभाजन। फिर हमारा थर्ड जो टाइप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन में हम लोगों ने जो अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो लास्ट वीडियो में देखा है। अब इसके अंदर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अर्धसूत्रीय विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों के अंदर बांटा गया, अर्धसूत्रीय प्रथम और अर्धसूत्रीय द्वितीय। तो अर्धसूत्रीय प्रथम अभी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के अंदर अर्धसूत्रीय प्रथम की जो पहली अवस्था आती पूर्वावस्था, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन जो है हमारा प्रथम है और इसके अंदर पूर्वावस्था प्रथम में भी नोट दैट हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कितने टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 के अंदर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस है ना। इन 5 अवस्थाओं के अंदर हम इसको विभेदित करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो माइनर एक्सरसाइज के अंदर इन अवस्थाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायग्राम रखा जाएगा, उस डायग्राम को देखकर आपको पहचानना है एंड देन क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, आंसर्स करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर माइनर एक्सरसाइज होती है 3 नंबर की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अवस्था आती है वो कौन सी है, अर्धसूत्रीय प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम की लिप्टोटीन अवस्था। ठीक है, लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, लिप्टोटीन अवस्था के अंदर देखो नॉर्मली हम कोशिका के अंदर देखते हैं कि ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, अब इस केंद्रक के अंदर यहाँ पर केंद्रिक पाई जाती है डार्क स्ट्रक्चर, ये है केंद्रक है ना, और ये है केंद्रिक। ठीक, इसके साथ यहाँ पे द्रव्य, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और धागे समान संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन तंतु। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही कोशिका अपनी अर्धसूत्रीय विभाजन आती है, अर्धसूत्रीय ये तो कौन सी अवस्था है, विभाजन अवस्था, यानी एम फेज है, एम प्रावस्था है ना। तो एम प्रावस्था में जाने से पहले कोशिका कौन सी अवस्था पूरी करती है, अंतरावस्था। ठीक है, तो अंतरावस्था अपनी जैसे ही कंप्लीट करती है अर्धसूत्रीय विभाजन में आती है और अर्धसूत्रीय विभाजन की कौन सी अवस्था में आएगी, पूर्वावस्था प्रथम की लिप्टोटीन अवस्था के अंदर आएगी। तो जैसे ही लिप्टोटीन अवस्था के अंदर आती है तो ये जो क्रोमेटिन तंतु देख रहे हैं जो कि किसके बने होते हैं बेटा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे ही लिप्टोटीन अवस्था के अंदर आएगा ये जो क्रोमेटिन तंतु है ये बहुत ज़्यादा कुंडलित हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, गुणसूत्र के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिप्टोटीन जो है उसके गुणसूत्र कैसे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और इस तरीके से पतले होते हैं और इनमें डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे क्रोमोमियर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर कुछ नहीं होता, ये इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन होता है गोल गोल और हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर इस तरह से डीएनए कुंडलित हो जाता है तो क्रोमोमियर बन जाता है। तो ये क्रोमोमियर्स जो होते हैं वो हमको इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो लिप्टोटीन जो अवस्था होती है उसकी विशेषता ये होती है कि इस अवस्था के अंदर जो है क्रोमेटिन तंतु से किसका निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र काफ़ी लंबे होते हैं और इन पर छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो ये आपकी किसकी विशेषताएँ हो गई, लिप्टोटीन की। लिप्टोटीन कंप्लीट होते ही सेकंड अवस्था कौन सी होती है, जाइगोटीन। कोशिका किस में प्रवेश करेगी, जाइगोटीन अवस्था में। तो हम जाइगोटीन अवस्था को देखते हैं कि क्या क्या विशेषता होती है। तो देखो फर्स्ट अवस्था करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जाइगोटीन अवस्थाओं की विशेषता देखो। तो देखो जाइगोटीन की पहचान के लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो जाइगोटीन में देखो सबसे पहले सिनेप्सिस नाम की क्रिया होती है। एक तो विशेषता ये होती है, युगली निर्माण होता है ना। फिर उसके बाद सेनेप्टोनीमल
कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये तीन चीज़ें होती है किसमें, जाइगोटीन अवस्था में। वन बाय वन हम देखते हैं क्या होता है सिनैप्सिस, क्या होता है युगली और क्या होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सिनैप्सिस। जैसे ही अभी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा था, लिप्टोटीन में गुणसूत्र बन गए थे ना, इस तरीके से ये है और ये लंबे लंबे क्या बन गए, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र जो होते हैं बेटा वो क्या होता है, 23 किससे आते हैं, फादर से, और 23 ही आते हैं मदर से। तो टोटल कितने होते हैं, 46। यानी एक गुणसूत्र की कितनी कॉपी होती है, एक इधर होता है वैसा का वैसा, एक इधर होता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जोड़े के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है समजात गुणसूत्र। क्या होता है, समजात। इन कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 46 23 के जोड़े के अंदर होते हैं, मतलब एक जैसा इसके अंदर है वैसा का वैसा एक इस जोड़े के अंदर पाया जाएगा। तो ऐसा गुणसूत्र या ऐसे गुणसूत्र जो आकार, अमाप और आकृति में कैसे होते हैं, समान। आकार, अमाप और आकृति में समान गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सिनैप्सिस क्या होता है, इन समजात गुणसूत्र का नज़दीक आना। इस तरीके से इन समजात गुणसूत्र क्या है बेटा, कि आकार, अमाप और आकृति में जो गुणसूत्र समान होते हैं वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और इन दोनों गुणसूत्र का पास में आने की क्रिया क्या कहलाती है, सिनैप्सिस कहलाती है। और इनके पास आने से जो संरचना बनती है उसको युगली कहते हैं या बाइवैलेंट अवस्था कहते हैं। समझ आ रहा है कि ये जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नज़दीक की आने की क्रिया सिनैप्सिस कहलाती है। और इन दोनों समजात गुणसूत्रों के आपस में जुड़ने से जो संरचना बनती है वो युगली कहलाती है। क्या कहलाती है, युगली कहलाती है या बाइवैलेंट अवस्था कहलाती है। अब ये दोनों गुणसूत्र जो है वो पास में आ गए सिनैप्सिस के थ्रू। उसके बाद इन दोनों को चिपकाने में इस तरह से प्रोटीन के बने हुए तंतु हेल्प करते हैं। इन तंतुओं को कहा जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है ना बेटा। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होते हैं, यानी प्रोटीन के तंतुओं की बनी वो संरचना जो दो समजात गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगर एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को देखो ना तो इस तरीके से और इस तरीके से प्रोटीन के तंतु इसमें रहते हैं। तो ये तो हो गए अनुप्रस्थ तंतु, अनुप्रस्थ तंतु कहेंगे। ठीक है, ये होगा परिधीय तंतु और ये होगा केंद्रीय तंतु। तो एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और कुछ नहीं करता। ये एक समजात गुणसूत्र है, ये एक समजात गुणसूत्र है। सिनैप्सिस की क्रिया के द्वारा दोनों नज़दीक आ गए। ठीक है, युगली तब बनेगा जब ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनको चिपकाने का काम कौन करता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स करता है, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन के बने तंतु समान संरचना होती है। तो ये जो क्रिया होती है ये किसके दौरान होती है, पूर्वावस्था प्रथम की जाइगोटीन अवस्था के दौरान होती है। आगे समझ में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कंप्लीट होने के बाद जो स्टेप आएगा वो आएगा हमारा क्या, पैकेटीन अवस्था। पैकेटीन में क्या क्या होता है, तो पैकेटीन में देखो टेट्रेड का निर्माण और क्रॉसिंग ओवर, या इसको चतुष्क बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, ये क्रियाएं होती हैं। ये इस पैकेटीन अवस्था की विशेषता होती है। देखो क्या होता है, लास्ट अवस्था में जाइगोटीन में हमने देखा था कि समजात गुणसूत्र इस तरह से पास में आए,
इस तरीके से, ठीक है। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया, जुड़ गया। ये हो ही जाइगोटीन अवस्था की विशेषता। अब इसकी ये जो भुजाएं दिख रही है आपको, इनको बोला जाता है क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है बेटा, क्रोमेटिड बोला जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2, एक युगली के अंदर आपको कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ही पैकेटिन अवस्था के अंदर आएगा, ये क्या होंगे, ये युगली यहाँ से बीच में से फट जाएंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर ये एक था इस तरीके से लेकिन बीच से फट गया है तो कितने में डिवाइड हो गया, 2 में, है ना। तो ये इस तरीके से आप देखोगे तो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर अब हमको कुछ ऐसे मिलेगी। है ना। तो ये जो अवस्था होती है वो टेट्रेड कहलाती है। टेट्रेड किसको कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं उपस्थित होती है। तो ये चतुष्क जो है वो अवस्था आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसी तरीके से यहाँ पर अरेंज है। समझ आ गया। अभी क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा, इस तरह से 4 क्रोमेटिड बनने के बाद, ये 4 क्रोमेटिड बन गए, बनने के बाद क्या होगा, जैसे कि सपोज ये एक गुणसूत्र है, ये इसके 2 क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। ये गुणसूत्र है, इसके ये 2 क्रोमेटिड हो गए, समजात गुणसूत्र। तो क्या होगा, जैसे कि सपोज इस गुणसूत्र के अंदर धाराएं से मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, ये गुणसूत्र कहीं कहीं पे एक दूसरे से क्या होंगे, टच होंगे। टच होने के बाद जैसे कि इस गुणसूत्र का हिस्सा तो इस पे आ जाएगा और इस गुणसूत्र का हिस्सा इस पे आ जाएगा, जीन विनिमय हो जाएगा। मतलब डीएनए अपना खंड आदान प्रदान कर लेंगे, गुणसूत्र अपने खंड आदान प्रदान कर लेंगे। मतलब इस पे तो इस तरीके से ये इधर आके लग गया और इस वाले का ये हिस्सा इधर आके लग गया। तो इस क्रिया को बोला जाता है जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब डीएनए खंडों का आदान प्रदान, डीएनए खंडों का आदान प्रदान। और किसके अंदर, एक स्पेसिफिक चीज़ देखना कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो डीएनए खंडों का आदान प्रदान हो रहा है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो ये नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है बेटा, तो देखो अभी मैंने कहा कि ये जो बाइवेलेंट अवस्था होती है, युगली अवस्था होती है, वो टेट्रेड अवस्था के अंदर आ जाती है ना। तो अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ये गुणसूत्र फटा और इसके अंदर 2 क्रोमेटिड बन गए, ये गुणसूत्र फटा और इसके अंदर 2 क्रोमेटिड बन गए, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, है ना। ये 2 गुणसूत्र थे। तो अब इस गुणसूत्र की ये 2 भुजाएं हैं, वो तो कहलाएगी सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये ए और बी, इन दोनों की ये पास वाली भुजाएं हैं ना, ये कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिन नहीं है, ध्यान रखना, क्रोमेटिड है, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इस गुणसूत्र और इस गुणसूत्र के आपस में हिस्से क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका इधर जा रहा है और इसका इधर आकर लग रहा है। तो ये क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होने वाला डीएनए खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो ये किसकी विशेषता हो गई, पैकेटिन अवस्था की विशेषताएं हो गई। समझ आ गया। तो पैकेटिन अवस्था के अंदर जो बाइवेलेंट में 2 क्रोमेटिड थे वो फट जाते हैं और 4 क्रोमेटिड निर्माण हो जाता है। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 क्रोमेटिड आ जाती है। तो टेट्रेड अवस्था हम कहते हैं इसको। फिर है ना, फिर क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड देख रहे हो, यानी इसकी और इसकी भुजा के बीच में डीएनए खंडों का आदान प्रदान, कुछ हिस्सा आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद कोशिका किस में प्रवेश करेगी बेटा, डिप्लोटीन अवस्था में आएगी। और डिप्लोटीन अवस्था देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर डिप्लोटीन में उपांति भवन, सीमांतीकरण, टर्मिनाइजेशन, कुछ भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, वो होता है। और काइज़मा निर्माण, ये 2 इसकी विशेषताएं होती है। समझ में आ रहा है। एक तो क्या होता है, उपांति भवन या सीमांतीकरण कहते हैं, टर्मिनाइजेशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और काइज़मा निर्माण, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो देखो क्या होता है, ये समजात गुणसूत्र थे, है ना।
अब इसके अंदर होता ये है, ये गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है इन गुणसूत्रों को चिपकाने का काम कौन कर रहा था? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये बीच में आप डॉट जैसे स्ट्रक्चर देखते हो, इसको क्या कहते हो बेटा? गुणसूत्र बिंदु कहते हो ना। तो ये जो गुणसूत्र बिंदु है, यहाँ से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू होते हैं। और कहाँ, किधर की ओर खत्म होते हैं? ये जो अग्र सिरे हैं ना इसके क्रोमेटिड के, वहाँ तक, यानी बीच से शुरू होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी यहाँ से यूँ 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 आगे चल के खत्म होना शुरू होते हैं। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का नष्ट होना क्या कहलाता है? उपांति भवन या सीमांतीकरण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे गुणसूत्र है बीच में से अलग हो गए यहाँ से, तो अब कहाँ पे लगे रह जाएंगे? ये एंड सिरों पर लगे हुए रह जाएंगे, चिपके रह जाएंगे। ये पूरा खत्म हो जाएगा बेटा, जैसे कि ये यहाँ से पूरा खत्म हो गया है, लेकिन ये कहाँ चिपके रह गए? यहाँ पर। तो ये हिस्से जहाँ पर चिपके रहते हैं, यानी गुणसूत्र जो चिपके रहते हैं, वो हिस्सा क्या कहलाता है? काइज़्मा। क्या कहलाता है? काइज़्मा कहलाता है। मतलब इस तरीके से पहले गुणसूत्र यूँ चिपके हुए थे, अब ये धीरे धीरे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हुआ, चिपके हुए थे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अलग हुआ तो ये अलग हो गए और एंड सिरे पर इस तरीके से चिपके रहे। तो ये जो हिस्सा है जहाँ पे चिपके हुए हैं वो काइज़्मा कहलाएगा, काइज़मेटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुवचन को काइज़मेटा कहते हैं। यानी जितना ज़्यादा लंबा गुणसूत्र की भुजा होगी उतने ही ज़्यादा ये एरिए बनेंगे। हो सकता है गुणसूत्र बहुत लंबा है तो गुणसूत्र यहाँ पर भी चिपक रहा है और इधर आगे भी चिपक रहा है ना, तो दो काइज़्मा भी बन सकते हैं, दो काइज़मेटा भी बन सकते हैं। तो जितना ज़्यादा गुणसूत्र की क्रोमेटिड की लंबाई होगी उतने ही काइज़्मा बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लास्ट जो हमारी स्टेट होती है वो होती है डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस के अंदर देखो क्या होता है, डायकाइनेसिस जो होती है वो अंतिम अवस्था होती है ना, किसकी? पूर्वावस्था प्रथम की। तो यहाँ पर ये होता है कि ये गुणसूत्र जो है वो केंद्रक के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उपांति भवन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जितने भी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। काइज़्मा जो बन रहे थे वो एंड सिरे पर जो अभी भी लगा हुआ था वो भी गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। युगली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि ये पूर्वावस्था प्रथम है और पूर्वावस्था में केंद्रक झिल्ली क्या होती है? विलुप्त होती है। तो केंद्रक झिल्ली विलुप्त होती है, ये जो केंद्रिक है वो भी क्या होती है? विलुप्त होती है। तो ये किसके अंदर होता है? डायकाइनेसिस में क्या होता है? काइज़्मा जो है वो कम्प्लीटली हट जाता है, ठीक है। उपांति भवन है वो भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है ना। फिर उसके बाद और क्या होता है कि केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है? 5 अवस्थाओं में पूर्वावस्था प्रथम कंप्लीट होती है।